दीपेन जी, कुछ बातें तो आपने देखा कि प्राइवेट सेक्टर के लोग किस तरह से इन्वॉल्व हैं, कई कंपनीज इसमें अच्छा काम भी कर रही हैं। सरकार किस तरीके से एनकरेज कर रही है? आप लोगों की क्या स्कीम्स हैं, क्या पॉलिसीज हैं कि आप एनकरेज करें, कई ऐसे इनोवेटर्स आए, कई ऐसे उद्योग आए जो कि आपके काम को आगे बढ़ाएं? जैसा कि मैंने पिछले सत्र में कहा था कि सरकार इस पूरे इकोसिस्टम का एक अंग है और सबसे मुख्य भूमिका सरकार की जो है वो फैसिलिटेटर की है। एक ऐसा इकोसिस्टम प्रदान करने की है जिससे कि इंडस्ट्री बहुत तेजी से वहाँ ग्रो कर सके, और जब इंडस्ट्री तो तेजी से ग्रो करेगी तो पूरा इकोनॉमी और उसका फायदा पूरे समाज और पूरे देश या पूरे राज्य के लोगों को होगा। अब ये भूमिका निभाने के लिए सरकार को मुख्य रूप से 3 या 4 मुद्दों पे काम करना पड़ता है। पहला मुद्दा जिसमें है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। तो सरकार की ये जिम्मेदारी है कि उद्योगों को चलाने के लिए जो मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको तैयार करे। दूसरा मुद्दा है पॉलिसी। ऐसी पॉलिसीज बनाए जिससे कि इंडस्ट्री को ग्रो करने में मदद मिले। ऐसी पॉलिसीज बनाए जो इंडस्ट्री के लिए सकारात्मक एक एनवायरनमेंट पूरा तैयार करें। ऐसी पॉलिसी बनाए जो इंडस्ट्रीज के लिए एक नया मार्केट तैयार करें, और इस पूरे ग्लोबल सिचुएशन में वो बड़े बड़े कॉम्पिटिटर्स के साथ भारत के जो उद्योजक हैं, महाराष्ट्र के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बिजनेसमैन हैं, वो सरवाइव कर सकें। तो पहला हुआ हमारा आधारभूत संरचना या मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर, सेकंड हुआ हमारा पॉलिसी, थर्ड उस पूरे इकोसिस्टम को बनाए रखने के लिए हम जो इंसेंटिव्स देते हैं या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के द्वारा उस पूरी प्रक्रिया को सरल बनाने का काम करते हैं, जिससे कि इंडस्ट्री को लगने वाली परमिशंस, अप्रूवल, लाइसेंसेस, ये एकदम उसको सरल तरीके से। इसमें क्या क्या किया गया है और कितना लाभ हुआ, इसके रिजल्ट्स क्या आए हैं और क्या क्या इंप्लीमेंट किया गया? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अगर मैं बताऊं आपको तो सबसे महत्वपूर्ण कदम जो महाराष्ट्र शासन ने लिया है वो 2023 में मैत्री कायदा बनाया, मैत्री एक्ट बनाया है। इस एक्ट में ये प्रोविजन है कि जितनी भी परमिशंस इंडस्ट्रीज को लगने वाली हैं, किसी भी इंडस्ट्रीज को लगाने के लिए या फैक्ट्री को लगाने के लिए महाराष्ट्र में, वो एक सिंगल विंडो सिस्टम के थ्रू, ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू उस परमिशंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये इस एक्ट की सबसे बड़ी बात यह है कि ये निश्चित करता है कि हर अथॉरिटी एक विहित समय सीमा में वो सारी परमिशंस उस इंडस्ट्रीज को प्रोवाइड करे। अगर कोई भी एजेंसी या अथॉरिटी विहित समय सीमा में ये परमिशंस उस इंडस्ट्री को या एप्लीकेंट को प्रोवाइड नहीं करते हैं तो उनका अधिकार उस एप्लीकेशन को डील करने का उसी समय सीमा के साथ खत्म हो जाता है। एंड मैत्री में जो चेयरमैन अभी जो डेवलपमेंट कमिश्नर होते हैं उनके अंडर में एक एम्पावर कमेटी होती है, वो उन सभी एप्लीकेशंस को डील करती है। तो इसका इम्पैक्ट ये हुआ है कि पिछले 1 वर्ष में 99.9% एप्लीकेशंस जो भी आए हैं परमिशंस के लिए, उनका डिस्पोजल विद इन टाइम हुआ है। एम्पावर कमेटी को हार्डली कुछ मैटर्स में ही डिसीजन लेना पड़ा है। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात होती है कि हम जब उद्योगों की बात करते हैं तो उद्योगों के साथ साथ हमको जनता के हित या जो आपका उपभोक्ता है अल्टीमेटली उसके हितों का भी ध्यान रखना है। और निश्चित तौर पर जितनी व्यावसायिक ऑर्गेनाइजेशंस आएंगी उनका एक व्यावसायिक हित होगा, साथ ही साथ आप उनको एनकरेज करेंगे ताकि आपको एक सपोर्टिव सिस्टम भी मिलता चला जाए। इसको कैसे मैनेज करते हैं, कैसे रेगुलेट करते हैं? उद्योग लगाने के समय जब भी कोई उद्योग लगता है या हम उसके लिए कोई पॉलिसी बनाते हैं या इकोसिस्टम तैयार करते हैं तो एंड जो ऑब्जेक्टिव होता है उसमें हमारी उस राज्य की जनता होती है। क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री लगाने जब व्यक्ति आता है तो वो जो पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट किसी फैक्ट्री के लिए करता है, उसके बाद रॉ मटेरियल, उसके बाद फिर उस प्रोडक्शन की कॉस्ट, प्रोडक्ट की कॉस्ट निकल के आती। इस प्रोडक्शन की कॉस्ट को कम करने के लिए सरकार एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, वो इंसेंटिव के फॉर्म में कंपनी को देते हैं। तो महाराष्ट्र शासन का जो इंसेंटिव पैकेज है, पैकेज स्कीम ऑफ इंसेंटिव 2019 में या उससे पहले भी कंटिन्यू रही है। 2019 की पैकेज स्कीम ऑफ इंसेंटिव है जिसमें फैक्ट्री लगाने के बाद आप जो भी प्रोडक्शन करते हैं, जो भी सेल करते हैं, उसके बेस पे आपको रीइंबर्समेंट दिया जाता है। कुछ टैक्सेस या जो ड्यूटीज हैं उनको एग्जेम्प्ट किया जाता है, जिससे कि आपके हर प्रोडक्ट पे आने वाली जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कम हो जाए और जो जनता है या एंड कंज्यूमर या एंड यूजर है उसको वाजिब दाम में ये प्रोडक्ट्स मिल सके।
एक तो ये हुआ क्योंकि अभी हम बात कर रहे थे, कई उद्योगों से जुड़े हुए ऑर्गेनाइजेशंस के लोग हमारे साथ थे, तो इस दिशा में बातचीत गई। अब मैं थोड़ा सा इसको और आगे ले जाते हुए एनर्जी के साथ में जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि उद्योगों के पास कंजम्पशन, अगर हम देखें इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन, ऊर्जा का कंजम्पशन बहुत ज्यादा होता है। हालांकि कंपैरेटिवली देखा जाए तो हम देख रहे हैं कि आप उसमें भी थोड़ा कटौती करने पर विचार कर रहे हैं। क्या विचार इस पर आपका है कि उद्योगों को दी जाने वाली बिजली, किसानों को दी जाने वाली बिजली, शहरों में दी जाने वाली बिजली, इसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से विचार हो रहा है? मैं आपको बहुत स्पष्ट तरीके से आश्वस्त करना चाहता हूं कि उद्योगों को दी जाने वाली बिजली में किसी भी तरह की कटौती का कोई हमारा विचार अभी नहीं है। राज्य शासन उद्योगों के लिए आवश्यक जो भी एनर्जी प्रोविजंस हैं उसके लिए कटिबद्ध है, और हमेशा यह प्रयास रहेगा कि उद्योगों को किसी भी तरह की एनर्जी का क्राइसिस पैदा ना हो। बट इसके साथ हमारी ये कोशिश है कि ये जो एनर्जी कंजम्पशन है बेसिकली 3 भागों में डिवाइड होता है। एक होता है इंडस्ट्री के लिए, दूसरा एग्रीकल्चर, और तीसरा कॉमन हाउस होल्ड के लिए एनर्जी का। हमारा जो प्रोडक्शन होता है उसको हमें एक अप्रोप्रिएट डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ता है कि किसको किसको कितना जाएगा। फॉर्चुनेटली महाराष्ट्र का अगर आप जून 2024 का रिजल्ट देखेंगे तो हमारा जो प्रोडक्शन है वो हमारी पीक डिमांड को भी मैच करता है। इसलिए आज की डेट में स्टेट में एनर्जी क्राइसिस नहीं है, और आने वाले निकट भविष्य में मुझे कोई एनर्जी क्राइसिस नहीं दिखता है। बट मेरा पॉइंट उसके आगे ये है कि एनर्जी का जो सोर्स है, जो हम फॉसिल एनर्जी को यूज कर रहे हैं या जो ट्रेडिशनल एनर्जी के जो सोर्सेस हैं, उसकी बजाय हम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस को बढ़ावा दे रहे हैं, जिसमें सोलर एक बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। इसके अलावा सोलर के अलावा विंड एनर्जी महाराष्ट्र के उसमें बहुत बड़ा भूमिका निभाती है। अब हम नई जो पॉलिसी महाराष्ट्र शासन ने लाई है उसमें हाइड्रोजन फ्यूल की पॉलिसी लाई है। इसमें हाइड्रोजन फ्यूल के प्रोडक्शन यूनिट से लेके एंड यूजर तक सभी को सब्सिडी देने का प्रावधान किया गया है। कुल मिला के जितनी ग्रीन एनर्जीज हैं उसको आप जो है एनकरेज कर रहे हैं, ये तो एक अच्छा प्रयास है ही। और मैं देख रहा हूं कि महाराष्ट्र और देश के अन्य हिस्सों में इस प्रयास को प्रोत्साहित किया जा रहा है। एक और महत्वपूर्ण सवाल यह आता है कि उद्योग खुद भी अपने आप को डिपेंडेंट बनाए ज्यादा से ज्यादा ग्रीन एनर्जीज पर। इसके लिए आप किस तरीके से मदद कर रहे हैं और वो कितना एनकरेज्ड है? क्योंकि उनका उद्योग चल रहा है, लेकिन उनके साथ में फिर एक ये होता है कि अब हमको क्या क्या करना पड़ेगा, एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना पड़ेगा। कैसे उनको आप प्रोत्साहित कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं? इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि उद्योग जब भी बहुत सारे प्लांट या फैक्ट्रीज लगाते हैं तो उनको एक कमिटेड पावर सप्लाई की जरूरत होती है, और वो कमिटेड पावर सप्लाई बहुत सारे उद्योग अपना खुद का एक कैप्टिव पावर प्लांट लगा के सुनिश्चित करते हैं। तो नई पॉलिसी में हम उनको ये प्रमोट कर रहे हैं कि जो भी आप कैप्टिव जनरेशन कर रहे हैं उसमें एक सर्टेन परसेंटेज जो है आप रिन्यूएबल एनर्जी और ग्रीन एनर्जी सोर्सेज से यूज करें, और जो लोग इस तरह के एनर्जी सोर्सेज से अपना कैप्टिव पावर जनरेशन कर रहे हैं उसको हम अलग अलग तरीके से सब्सिडी दे रहे हैं या उनको इंसेंटिवाइज कर रहे हैं। और धीरे धीरे आप आने वाले 5 सालों में अगर देखेंगे कि लगभग 50% ऑफ इंडस्ट्रियल यूज में कन्वर्ट इनटू द ग्रीन एनर्जी सोर्सेस और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस। अच्छा, हम जहां बैठे हैं इसको माया नगरी भी कहते हैं, और माया नगरी को बहुत लोग फिल्मों से जोड़ लेते हैं, लेकिन माया नगरी इसलिए क्योंकि व्यवसाय का भी इसको गढ़ माना जाता है, हब माना जाता है। और मुझे याद है, मैं इंदौर से आता हूं तो इंदौर को मिनी बॉम्बे बोलते थे। क्यों? क्योंकि वहां भी मिल्स होती थी, जैसे मिलें यहां पर एक जमाने में हुआ करती थी, वहां भी मिल हुआ करती थी। तो मिल उद्योग यहां पर बढ़ा, और उसके बाद में आज भी हम देख रहे हैं कि उद्योग जो है वो आज भी फलता फूलता है, तो मुंबई में फलता फूलता है ऐसा माना जाता है। ये बात कितनी सच है ये भी मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या उद्योग के लिए पहली चॉइस मुंबई होती है, या अब हम देख रहे हैं बेंगलुरु जो है वो भी, बेंगलुरु डेवलप हुआ है, अन्य जगह डेवलप, लेकिन मुंबई को आप कैसे देखते हैं? पहले मैं आपको महाराष्ट्र के बारे में बताऊंगा। महाराष्ट्र अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो महाराष्ट्र पूरे जो देश है उसकी अर्थव्यवस्था में 15% कंट्रीब्यूट करता है। इसके अलावा महाराष्ट्र देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। आज हम लगभग $500 बिलियन की अर्थव्यवस्था है, और हम $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था जाने की तरफ 2030 तक हमारा टारगेट है। राज्य शासन उसके लिए अलग अलग प्रयास कर रही है। अगर आप ग्लोबली $500 बिलियन की अर्थव्यवस्थाओं में देखेंगे, अगर महाराष्ट्र एज ए स्टेट तो कभी
उसको एवोल्यूशन नहीं होता है, कंपैरिजन नहीं होता है। बट अगर आप देखेंगे तो महाराष्ट्र की अकेली अर्थव्यवस्था है देश में जो सिंगापुर और साउथ ईस्ट एशिया के देशों के बराबर है, और हम अगर ग्लोबली कंपेयर करेंगे तो 30वें पायदान पे पहुंचते हैं, जो कि पिछले 2 साल पहले 37 थे, अभी हम 30वें पायदान पे पहुंचे। आपने बात की मुंबई की, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी रिसेंट विजिट में मुंबई को फिनटेक हब कहा, मुंबई को आईटी हब कहा जाता है, इंडिया की फाइनेंशियल कैपिटल बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं कि जिसको मुंबई के साथ जोड़ा जाता है, ऐसी बहुत सारी टैगलाइंस हैं जिसको मुंबई के साथ जोड़ा जाता है। उसका रीजन यही है कि बॉम्बे और महाराष्ट्र का जो स्पेशली पॉलिसी इकोसिस्टम है, इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम है, और यहाँ की जो व्यवस्था है उस पे लोगों का जो विश्वास है वो ज्यादा है, और हम पूरी तरह से इसके लिए कटिबद्ध हैं कि हम दिनों दिन प्रतिदिन अपनी व्यवस्था में सुधार करें, अपने काम की पद्धति में सुधार करें, जिससे कि हर आने वाला बिजनेस यहाँ आ सके। इसको मैं 2 उदाहरण से और बताऊंगा। अगर आप पिछले 2 वर्षों के एफडीआई के अगर फिगर्स देखें तो वी आर नंबर 1। महाराष्ट्र देश में प्रथम क्रमांक पर है, और लगभग 1,18,000 करोड़ 2022-23 में और 23-24 में 1,25,000 करोड़ एफडीआई आया है, जो देश में सबसे ज्यादा है। ये आप ब्लेस्ड हैं, पहले से चला आ रहा परंपरा, वजह क्या है? मैं तो ये भी जानना चाहता हूं, मतलब दूसरे राज्य भी जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों, या एक परिपाटी चली आ रही है इसीलिए जहां पर बिजनेस हब होता है वहीं पर फिर बिजनेस डेवलप होते चले जाते हैं? इसमें ट्रेडिशनली महाराष्ट्र हमेशा से एक प्रोग्रेसिव स्टेट रहा है, उसने हमेशा से सही कदम लेने की कोशिश की है जिससे कि उद्योग को यहाँ बढ़ावा मिले। बट ट्रेडिशनल अप्रोच के साथ साथ या ट्रेडिशनल इनिशिएटिव के साथ हम हर दिन ये सोचते हैं कि हमारे व्यवस्था में किस तरह का सुधार होना चाहिए, क्या इम्प्रूवमेंट हमें अपने सिस्टम में लाना चाहिए जिससे कि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट आएगा। हमारी हर दिन की ये कोशिश होती है नई सुधार करने की। आज का डेवलपमेंट ये है कि गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अलाइनमेंट में स्टेट लॉजिस्टिक पॉलिसी को जाहिर किया है, और इसमें लगभग 8,000 करोड़ से ज्यादा के इंसेंटिव पैकेज जो है लॉजिस्टिक इंडस्ट्रीज को जाने वाला है। और इससे आप ये देखेंगे कि आने वाले टाइम में महाराष्ट्र के सभी रीजन्स में, चाहे वो नागपुर हो, बॉम्बे हो, पुणे हो, या हर जिले में आपको लॉजिस्टिक हब, लॉजिस्टिक बड़े बड़े सेंटर्स देखने को मिलेंगे। तो हर दिन, हर वीक, हर महीने हमारी कोशिश होती है कुछ नया करें, कुछ ऐसा करें जो कि सभी को दिशा और दशा सुधारने में मदद करे। अच्छा, बजाज साहब, अग्रवाल साहब ये अभी भी सामने बैठे हुए सुन रहे हैं, तो इनके मतलब का भी एक सवाल आपसे पूछ लेता हूं कि उद्योगों को तो बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन जो रिन्यूएबल एनर्जी के लिए काम करें उनके लिए कुछ विशेष प्रावधान है, कुछ विशेष एनकरेजमेंट करेंगे आने वाले समय? अभी भी कर ही रहे होंगे, लेकिन आने वाले समय में कुछ विशेष? जैसे मैंने बताया कि हमारी न्यू हाइड्रोजन पॉलिसी जो हमारे ग्रीन इनिशिएटिव, ग्रीन एनर्जी इनिशिएटिव के तहत हमने लास्ट ईयर लेके आई थी, उससे पिछले साल में हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लेके आए थे, उससे पहले हमारे रिन्यूएबल एनर्जी की पॉलिसी लेके आए हैं। हमारी हर दिन कोशिश यही है। फरवरी 2024 में हमने एक पॉलिसी लाई है जो कि थ्रस्ट सेक्टर है। हमने कुछ ऐसे 10 सेक्टर्स आइडेंटिफाई किए हैं, जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है जिसके बारे में बजाज साहब ने बात की थी, जो सेल्स का मैन्युफैक्चरिंग है। अगर कोई सेल्स मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी यहाँ डालता है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ देश में सबसे ज्यादा अच्छे इंसेंटिव महाराष्ट्र सरकार दे रही है, जिसमें कैपिटल सब्सिडी से लेके एसजीएसटी रिफंड से लेके लैंड सब्सिडाइज कॉस्ट पे सभी तरह के प्रावधान हैं। और उसका परिणाम ये हुआ है कि पिछले कुछ ही महीनों में हमें बहुत ही अच्छे प्रपोजल्स मिले हैं, और आने वाले समय में आप देखेंगे कि महाराष्ट्र देश में ये फोटो सेल्स या जो सोलर सेल्स के मैन्युफैक्चरिंग में सबसे बड़ा केंद्र बन के उभरेगा। दीपेन जी, कुछ फटाफट सवाल। खासतौर पर एमएसएमई को बढ़ावा देने के पूरे देश में प्रयास किए जाते हैं, और मैंने देखा है कि इसके बारे में बहुत बात होती है। इसी तरह से स्टार्टअप्स को लेकर बहुत बातें हुई। छोटे उद्योग, नए इनोवेटर्स, कोई छोटे काम करना चाहते हैं, उनको कैसे बढ़ावा दे रहे हैं? क्योंकि उनके पास बहुत पोटेंशियल होता है, और हमने देखा है कि कई बार ऐसे आइडियाज आते हैं जिनको अच्छा इन्वेस्टमेंट मिल जाए, बाद में पहले आप सहयोग करें फिर अच्छा इन्वेस्टमेंट मिल जाए तो बड़े उद्योगों में तब्दील हो जाते हैं। मैं
इस सवाल का 2 टुकड़ों में जवाब देता हूं। पहला एमएसएमई के बारे में। आपको ये जानकर खुशी होगी कि देश में सबसे ज्यादा एमएसएमई महाराष्ट्र में है, विच इज अराउंड 46 लाख रजिस्टर्ड एमएसएमई। सेकंड, स्टार्टअप और इनोवेशन की बात करते हैं तो उसमें भी देश में सबसे ज्यादा रजिस्टर्ड स्टार्टअप महाराष्ट्र में है। वो इसलिए क्योंकि हम उनके लिए अलग अलग पॉलिसीज, अलग अलग इनिशिएटिव के द्वारा उनको सपोर्ट देने की कोशिश करते हैं। एमएसएमईज के लिए, जैसे बड़े उद्योगों के लिए हमारी इंसेंटिव पॉलिसी है, उसी तरह से एमएसएमईज को सपोर्ट करने के लिए हमारी इंसेंटिव पॉलिसी है। एमएसएमई के लिए अलग अलग हमने पार्क्स बनाए। अगर आप देखेंगे तो एमआईडीसी ने लगभग 290 एमआईडीसी के जो पार्क या इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस बनाए हैं, जिसमें हर इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स में 20% एरिया सिर्फ और सिर्फ एमएसएमई के लिए रिजर्व होता है। और हमेशा बड़े उद्योग के साथ हमारी ये कोशिश होती है कि उनका एक पूरा इकोसिस्टम जो कि एमएसएमई बेस्ड है, उसको वहां एस्टेब्लिश किया जाए और उसके द्वारा बड़े उद्योग को सपोर्ट मिले। प्लस एमएसएमई का डिलेड पेमेंट एक्ट जो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसके द्वारा सबसे ज्यादा केसेस का डिस्पोजल महाराष्ट्र में अभी तक हुआ है। नंबर ऑफ केसेस, नंबर ऑफ अमाउंट। इसके अलावा स्टार्टअप और इनोवेशन में स्टेट इनोवेशन सोसाइटी गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने बनाई है, जो कि नोडल एजेंसी है स्टार्टअप एंड इनोवेशन के काम करने के लिए। उस एजेंसी के द्वारा, एमआईडीसी के द्वारा, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के द्वारा या सरकार के अलग अलग विभागों के द्वारा स्टार्टअप और इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए पॉलिसी के साथ साथ कुछ सीड फंड्स बनाए हैं, जो कि गवर्नमेंट के खुद के फंड्स हैं। उनको जो बहुत अर्ली एज स्टार्टअप्स होते हैं, उनको जो लिक्विडिटी के इश्यूज होते हैं, उनको हम इसके द्वारा रिजॉल्व करते हैं। ऐसे बहुत सारे इश्यूज हैं। हम इंक्यूबेटर्स नेटवर्क को सपोर्ट कर रहे हैं, जो कि स्टार्टअप को सपोर्ट करने वाली एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। तो ऐसे बहुत सारे इनिशिएटिव। इसमें कितने आइडेंटिफाई किए आपने जो एनर्जी पर काम कर रहे हैं या करते हैं? मतलब इसके कोई प्रयास होते हैं, क्योंकि एनर्जी आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट सेक्टर है, तो इससे जुड़े इनोवेशंस और इससे जुड़े जो नए आइडियाज हैं उसको कितना चिन्हित करते हैं, क्या करते हैं इसके लिए? तो जब स्टार्टअप को सपोर्ट करने की पॉलिसी है, तो इसमें एक हमारा बहुत ही फ्लैगशिप इवेंट होता है स्टार्टअप वीक करके। उसमें हम 6 जो मुख्य सेक्टर हैं, जिसमें एजुकेशन है, एनवायरनमेंट है, उसके साथ साथ एनर्जी भी एक इम्पॉर्टेंट सेक्टर है, जो उस सेक्टर से जुड़े हुए स्टार्टअप्स को हम आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद उनको रिकॉग्नाइज करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। और सबसे बेस्ट पार्ट यह है कि उनको गवर्नमेंट में वो प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करने की अपॉर्चुनिटी दी जाती है। तो जब कोई भी स्टार्टअप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ कोई प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करता है, तो उसका रिकॉग्निशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और उसको बाकी सारे मार्केट में उसकी रेपुटेशन और उसको बिजनेस मिलना शुरू हो जाता है। तो देखिए, मुंबई आए और उद्योगों की बात ना हो, ये कैसे हो सकता है? और आप जैसी हस्ती के साथ में बात हो तो काफी डिटेलिंग में चीजें सामने आती हैं। आपसे बातचीत करके काफी चीजें सामने आई। बहुत बहुत धन्यवाद दीपेन जी आपका इस पूरी बातचीत के लिए। और अब मैं बुलाना चाहूंगा भारत एक्सप्रेस के मैनेजिंग एडिटर और डायरेक्टर राधेश्याम राय जी को। राधेश्याम जी का भी बड़ा गहरा जुड़ाव जो है वो मुंबई से रहा है, उनकी कर्मस्थली रही है। तो एक बार जरा ताली बजा दीजिए अब, क्योंकि हम समिट को खत्म करने जा रहे हैं। और मैं चाहूंगा राधेश्याम जी दीपेन जी का स्वागत करें, सम्मान करें स्मृति चिन्ह देकर। ऊर्जा समिट की बात करें तो आज कई महत्वपूर्ण मसलों पर बातचीत हुई और इसमें सबसे अहम रहा रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर जो महाराष्ट्र में प्रयास किए जा रहे हैं। और निश्चित तौर पर महाराष्ट्र ने एक मिसाल कायम की है, ये समिट से भी स्पष्ट हुआ है। हम उम्मीद करते हैं कि जो वृहद लक्ष्य रखे गए हैं, बड़े लक्ष्य रखे गए हैं, उनकी पूर्ति भी करने में महाराष्ट्र जल्द कामयाब होगा।